ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिस इज़ अल्ताफ़ सर फॉर यू। और हमारे पास कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं क्लास एंट्रेंस में जिनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दो चैप्टर्स फर्स्ट जो कि सारे बैचेस में कॉमन है। एंड वी आर लेफ्ट विद द सॉल्यूशंस, वी आर लेफ्ट विद द सरफेस, राइट। मेरे बैचेस में थर्मोडायनेमिक्स कुछ बैचेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट में हम बीच में कहीं पे थे, लेकिन कुछ बैचेस ऐसे थे हु वर वेरी मच इन द बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट विल बी कमिंग अप विद द थर्मोडायनेमिक्स आफ्टर दिस चैप्टर। तो फिलहाल हम सॉल्यूशंस के साथ बेटा अपनी शुरुआत करते हैं। जहां तक चैप्टर सॉल्यूशंस की बात है, आपको पता है कि इसमें पहला वाला पोर्शन जो क्लास 12th में हुआ करता था, दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और वो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पार्ट आपका है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो उस चीज के बारे में कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बाकी चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशंस का बचा, इट इज बेस्ड ऑन 4 टॉपिक्स ओनली नाउ। वन, इट्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जिसमें मेन फोकस जो है हेनरीज लॉ पे जाएगा। उसके बाद आपके पास बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर, यू नो। और लास्ट वाला टॉपिक हमारा बनेगा वन टॉप फैक्टर, राइट। So that's all about this particular chapter जो कि हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। And I'll be starting with the first topic today, that is solubility of gases in liquids. So this is chapter solutions, please remember, right? Solubility of gases in liquids. आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी आप किसी गैस को एक लिक्विड सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाते हैं, हर एक गैस किसी भी सॉल्वेंट में किसी ना किसी हद तक डिसॉल्व हो जाती है। कोई कम कोई ज्यादा, मगर हर एक गैस डिसॉल्व हो जाती है। और कोई भी गैस का मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, that is what we call as solubility of the gas. Number 2, gases की solubility जो होती है बेटा in the liquid solutions, उसको express किया जाता है in terms of a concept what we call as absorption coefficient। और उस absorption coefficient को बेटा, ठीक है, तो solubility of gases जो भी आपके पास है, please remember, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट। उसको बेटा आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, अब जो भी आपके पास बेटा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है स्मॉल ए, इसको आप कैसे समझते हैं? प्लीज रिमेंबर, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के माने होते हैं कितना वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स किसी भी गैस का डिसॉल्व हुआ पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्वेंट। सपोज अगर आपने 1 ml सॉल्वेंट लिया हुआ है और इसमें आपने किसी गैस को बेटा डिसॉल्व किया हुआ है, तो उस गैस का कितना वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि गैस को आपने एसटीपी पे कंसीडर करना है, उस गैस का कितना वॉल्यूम एट एसटीपी डिसॉल्व होता है पर एमएल ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फाइन। तो तब जाके बेटा उस वॉल्यूम को हम सॉल्युबिलिटी के नाम, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स एट एसटीपी डिसॉल्व होगा पर मिलीलीटर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, फाइन। और याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और सॉल्युबिलिटी जो है, इनके बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा करता है। जिस गैस का ज्यादा वॉल्यूम डिसॉल्व होगा पर एमएल ऑफ द सॉल्वेंट, उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और अकॉर्डिंगली चूंकि उसका ज्यादा वॉल्यूम डिसॉल्व हुआ मतलब ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हुए, ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सो इन दोनों के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ करती है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको इसी पे पूछा जाता है। आपको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है 3-4 गैसेस का दिया जाएगा,
आपको बस उन गैसेस का सॉलिबिलिटी ऑर्डर पूछा जाएगा। तो जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम उसकी सॉलिबिलिटी कम, राइट? तो इस पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा हम आगे जाएंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, राइट? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, किस किस फैक्टर पे सॉलिबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले बेटा इट इज अबाउट द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, राइट? नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, आपका गैस कैसा है, आपका सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है? इस बात पे डिपेंड करता है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा जिन पे आपने जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो भी गैसेस रिएक्ट करते हैं विद द सॉल्वेंट, राइट? आपने कोई गैस लिया, सॉल्वेंट में चला गया, वो वहां पे रिएक्ट कर गया। जो भी गैसेस रिएक्ट करते हैं बेटा विद द सॉल्वेंट, उनके बारे में याद रखना, वहां पे केमिकल एफिनिटी जब तक ना पॉसिबल है तब तक केमिकल रिएक्शन की गुंजाइश ही नहीं है। जब तक ना गैस आपका बॉन्डिंग कर सकता है विद द सॉल्वेंट, उसी को केमिकल एफिनिटी कहा जाता है। तो चूंकि जब आपका गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, चूंकि केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो भी है, यह सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है। जब गैस की सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर हो तो सॉल्वेंट और गैस हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे गैसेस की सॉलिबिलिटी जो है बेटा वो सबसे ज्यादा हुआ करती है। सो फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखें, जो भी गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे उनकी केमिकल एफिनिटी होने की वजह से, उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की होने की वजह से विद द सॉल्वेंट, उनकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम हुआ करती है। जैसे आप अमोनिया की बात करेंगे, अमोनिया को अगर आप वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मतलब ये रिएक्ट कर गया। कार्बन डाइऑक्साइड पानी वाटर के साथ कांटेक्ट में लाइए, कार्बोनिक एसिड बना गया, दैट मींस वाटर रिएक्ट कर जाता है। SO3 को वाटर के कांटेक्ट में लाइए, H2SO4 बना लेता है, दैट मींस वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गया। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कांटेक्ट में लाइए, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बना लेता है, दैट मींस वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। जो भी गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, उनकी सॉलिबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा हुआ करती है। ये पहला फैक्टर बनेगा रिएक्टिविटी। दूसरा जो है बेटा, दैट इज अबाउट पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी। अब अगर ऐसा मसला है कि आपके पास दो गैसेस है, दोनों में से कोई सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे आपका गैस भी पोलर, सॉल्वेंट भी पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल की बेसिस पे आपके पोलर गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगे इन द पोलर सॉल्वेंट्स और आपके नॉन पोलर गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगे इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट बेटा? ये आपका दूसरा फैक्टर हुआ। अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पे डिसाइड होगा कौन सा गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है, कौन सा कम। लेकिन यहां पे मैं आपको इतनी बात बताऊं कि हमें जो सॉल्वेंट दिया जाता है वो हमेशा वाटर दिया जाता है, वो हमेशा वाटर दिया जाता है। जब सॉल्वेंट वाटर दिया गया, दैट मींस हमारा सॉल्वेंट हमेशा पोलर होता है। जब सॉल्वेंट आपका हमेशा पोलर हुआ तो आपके लिए अब पहचानना बहुत आसान है कि अगर मेरी गैस पोलर है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, अगर मेरी गैस नॉन पोलर है उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी के बाद आपका तीसरा फैक्टर जो बनता है बेटा, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा होता है, और वो गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा ज्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं विद द सॉल्वेंट। मान लीजिए आपके पास कोई दो पोलर गैसेस हुए, एक का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, दूसरे का मॉलिक्यूलर मास कम। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। आपके पास दो नॉन पोलर गैसेस कंपैरिजन के लिए हैं, राइट बेटा? उनमें से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। ये तीन फैक्टर्स हमारे पास हैं बेटा, जिन पे आपने फोकस करना है, जिन पे आपने ध्यान रखना है, ताकि आप सॉलिबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर पाए। मगर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव मैं आपको बस ऑर्डर बता रहा हूं बेटा, आपको इस ऑर्डर पे नजर रखनी है। हालांकि मैं ऑर्डर में हर एक चीज जस्टिफाई करूंगा कि कौन सी गैस की सॉलिबिलिटी क्यों ज्यादा थी, राइट? मैं हर एक चीज जस्टिफाई करूंगा बेटा, मगर आपको वो ऑर्डर जो है जहन में रखना है और उसी में से आपका क्वेश्चन जो है आराम से निकल आएगा, ठीक है? सो वंस वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, सबसे पहले आपने क्या लिया? नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉलिबिलिटी ऑर्डर आप याद रखिएगा। हालांकि मैंने ये सारे फैक्टर
फैक्टर्स आपके दिमाग में डाल दिए, कैसे डिसाइड किया जा सकता है, मगर फाइनली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाना है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के बारे में पूछा जाना है, और जिन गैसेस के बारे में पूछा जाना है मैं उन सब गैसेस की बात कर रहा हूं बेटा। आपको ये क्वेश्चन जो है कॉमन गैसेस के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जिस गैस की होती है इन वाटर, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, फॉलोड बाय SO2, followed by NH3, followed by HCl, followed by CO2, followed by CH4, followed by O2, followed by N2, followed by H2, right? ये हमारे पास बेटा वो कॉमन गैसेस हैं जिनके बारे में आपको ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। और इन्हीं 8 जो भी मैंने गैसेस लिए, इनमें से कोई 3-4 गैसेस आपको 4 ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। इनमें से कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर के लिए मैक्सिमम है, इनमें से इन 4 गैसेस को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज। ऑर्डर आपके सामने है। नाउ कम्स द पॉइंट, सर SO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों? पहली बात तो यह है बेटा, SO3, SO2, NH3, HCl और CO2 ये सारे के सारे रिएक्टिंग गैसेस होते हैं। ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। SO3 मैंने बता दिया H2SO4 बनाएगा, H2SO3 बनाएगा, ये NH4OH बनाएगा, ये HCl बेटा वहां पे आयोनाइज होकर H+Cl- देता है, ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है। दैट मींस ये सारे के सारे जो हैं सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद मसला ये है, सर ये तो सारे रिएक्टिंग है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? उसके बाद मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास, राइट? अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू SO2। इसकी केमिकल एफिनिटी भी ज्यादा होती है फॉर वाटर एज कंपेयर टू SO2, तो ये ज्यादा डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू दिस वन। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास इन सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इन 3 से ज्यादा होगी। अब इन 3 में से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44, HCl का बेटा 36.5 और अमोनिया का 17। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद HCl, उसके बाद अमोनिया होना चाहिए था, मगर ये तो बिल्कुल रिवर्स है। वजह, अमोनिया जो है बेटा इसकी वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने के साथ, स्ट्रॉन्ग केमिकल एफिनिटी होने के साथ साथ इट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर एज वेल, जबकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl और कार्बन डाइऑक्साइड में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसमें एक एडिशनल फैक्टर बनता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बनती है विद द सॉल्वेंट और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। HCl और CO2 में से HCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों, CO2 की कम क्यों? क्या इसकी कार्बन डाइऑक्साइड छासा नॉन पोलर, HCl छासा जिगर पोलर, और पोलर सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई HCl की सॉल्युबिलिटी CO2 से ज्यादा होगी। उसके बाद जो आपके पास बाकी बचा, CH4 आपके पास नॉन पोलर, O2 नॉन पोलर, N2 नॉन पोलर, H2 नॉन पोलर, राइट बेटा? जहां तक सपोज, फिलहाल मैं CH4 को ड्रॉप कर रहा हूं, जहां तक सपोज मैं इन 3 गैसेस की बात करूंगा बेटा, इनमें से O2 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है 32, इसका है 28, इसका है 2, इसका है 16, राइट? ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। ये CH4 जो है O2 N2 के बाद आना चाहिए था, CO2 के बाद आना चाहिए था O2 32 वाला, उसके बाद N2 28 वाला, उसके बाद CH4 16 वाला, उसके बाद H2 आना चाहिए था, मगर CH4 फिर से एक्सेप्शनली आगे है। वजह, ठीक है, CH4 असल में इसका साइज बड़ा होता है, और जिस गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है बेटा उसको ज्यादा एरिया मिलता है सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, उसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर रहती है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुआ करती है। तो CH4 की सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली इनसे ज्यादा। अब इनमें तो कोई गिला शिकवा है नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एज कंपेयर टू N2, एज कंपेयर टू H2, इसलिए पहले आएगा O2, उसके बाद N2, उसके बाद H2, राइट? आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से दिस इज योर क्वेश्चन जो कि आपको बेटा पूछा जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो दैट वाज अबाउट समथिंग। और इन्हीं गैसेस के बारे में आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कोई 4 गैसेस दिए गए, in which of the following the absorption coefficient of the gas is highest, right? अब आपको याद में, अब मैंने क्या कहा था, सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इनमें से जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बेटा उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा। तो आपको अगर ऑर्डर जहन में रहता है तो आपके लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना भी कोई बड़ा मसला नहीं होगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो दैट वाज माय फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसे डिसाइड कर सकता है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी कम? आई विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर नंबर 2, दैट्स टेम्परेचर।
दैट्स टेम्परेचर, राइट बेटा। याद रखिएगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी गैस को, सपोज बेटा मेरे पास कोई गैस है और इसको मैंने किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और वहां पे बेटा आपका सैचुरेटेड गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। क्योंकि जब गैस लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे इंट्रैक्शन जो है बेटा दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू जो गैस गैस इंट्रैक्शन होती थी, क्योंकि प्योर गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर हुआ करते हैं, जिस वजह से उनके बीच में इंट्रैक्शंस वीक होती है। मगर जब यही गैस को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, तो वहां पे ये गैस पार्टिकल्स लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स गेट मोर स्ट्रॉन्गर, सॉरी मोर क्लोजर। जब पार्टिकल्स बेटा सोल्यूशन में एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए, जितना पार्टिकल ज्यादा नजदीक होते हैं उतनी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है और उतना जो है बेटा याद रखिएगा एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब गैस लिक्विड में जाके गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना गया, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुई, और जिस भी प्रोसेस में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है वहां पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं एक्सोथर्मिक। लाइकवाइज अगर हम इसकी बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, यू नो दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द इक्विलिब्रियम। अब ये जो आपके पास बेटा रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, इट इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लीचर-लायर प्रिंसिपल जो है आपके दिमाग से अभी निकला नहीं होगा। लीचर-लायर प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, और अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक डायरेक्शंस को फेवर करता है। जहां तक इस प्रोसेस की बात है, इट इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने का मतलब यह है इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया दैट मींस जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना चुका था, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की वजह से आपका गैस अलग, आपका लिक्विड अलग, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो कम हो गई। फाइन। सो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती है, रिएक्शन या प्रोसेस जो है इट शिफ्ट्स इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, जिसकी वजह से बेटा गैस जो है लिक्विड से अलग हो जाता है। सो आई कैन मेक अ कंक्लूजन हियर, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से यहां पे गैस की सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो कम हो गई। इसको लीचर-लायर प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने के अलावा एक और तरीका एक्सप्लेन करने का है, क्योंकि जब आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, गैस लिक्विड इंटरेक्शंस वहां पे डेवलप हुई। फाइन। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से गैस लिक्विड इंटरेक्शंस ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्वेंट, राइट बेटा। जब गैस वहां पे सॉल्वेंट से एस्केप हो गया दैट मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है बेटा वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। फाइन। सो टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रैक्शंस ब्रेक हो जाती हैं, गैसेस एस्केप हो जाती हैं, और सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो कम हो जाती है। सो अगेन टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो ये बात भी मैंने आपके सामने रख दी है विद बोथ द लॉजिक्स एज फार एज द लीचर-लायर प्रिंसिपल इज कंसर्न एज वेल एज द ब्रेकिंग ऑफ इंट्रैक्शन इज कंसर्न। सो दैट वाज my factor number 2 that affects the solubility of gases, that is temperature. I'll be talking about beta factor number 3 that is going to be the most important of all, that is pressure. और pressure जो है बेटा that is given by Henry's law, right? Effect of pressure क्या रहता है, that is given by Henry's law. पहली बात आप कॉमन सेंस पे सोचिए बेटा, अगर मैंने किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, अगर इस गैस का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब यह है गैस पार्टिकल्स आर बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। जब गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक आए तो जाहिर सी बात है उसके ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी बेटा वो ज्यादा होगी। फाइन। सो अगर आपके पास ये कोई वेसल है कंटेनिंग ए लिक्विड सॉल्वेंट, राइट, कंटेनिंग ए लिक्विड सॉल्वेंट, फाइन, अगर आपने इसके ऊपर एक फिक्स्ड पिस्टन लिया हुआ है और यहां पे आपके पास बेटा गैसियस पार्टिकल्स थे, राइट, इससे पहले कि आपने गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये पार्टिकल लिक्विड सॉल्वेंट के साथ स्ट्राइक करते थे और अकॉर्डिंगली वहां पे डिसॉल्व हो जाते थे।
मगर जो ही आपने इस पिस्टन को नीचे धकेल दिया, गैस पार्टिकल्स वेर ब्रॉट मोर क्लोजर, जब पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक आए, अब आपका पिस्टन यहां पे पहुंचा, नाउ द गैसियस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर। जब गैसियस पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक आए बेटा, अब ज्यादा पार्टिकल्स गैस के जो हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स वहां पे डिसॉल्व होंगे और सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। वही मैंने आपसे कहा कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर जो है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, ये तो समझाने का मसला हो गया कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। बट देन कम्स द क्वांटिटेटिव पार्ट बेटा, कि अगर प्रेशर किसी मैग्नीट्यूड से बढ़ा दिया जाए तब जाके सॉल्युबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर कोई पर्टिकुलर प्रेशर लिया जाए तब उस वक्त कितनी सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, दैट इज बीइंग गिवन बाय हेनरीज लॉ, राइट। तो हेनरीज लॉ जो हमारे पास है इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। So I'll be talking about the Henry's law, right? और इसकी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। I'll be talking about statement one. Statement one. Henry's law says अगर हम गैस की solubility को as mass लेते हैं in grams, right? तो किसी भी गैस का कितना mass in grams dissolve होगा, right? In some given amount of the solvent, it's directly proportional to the pressure in atmosphere. जितना आप प्रेशर को ज्यादा लेंगे उतना गैस का ज्यादा मास वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी बेटा हम समझ चुके हैं, ये मैंने आपको भी बता दिया था। तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, यू विल इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी के, देन वी हैव पी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हेनरीज लॉ। और इसमें आपके पास ये k जो है इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं, इसको सिंपली बेटा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है। अब मसला है कि ये जो हमारे पास बेटा ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे हमें दो तीन तरीके से सवाल पूछा जाता है। ये तो हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया, इसमें हमारे पास बेटा एक और फॉर्म भी है, राइट। ये जो आपने हेनरीज लॉ की पहली इक्वेशन बताई इन टर्म्स ऑफ मास, हमारे पास इसकी बेटा एक और इक्वेशन भी है, दैट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर इसमें हम लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड क्या बनेगा, लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a इंटू b, वो आपके पास आएगा बेटा लॉग a प्लस वी हैव लॉग b, मतलब log k प्लस वी हैव log p। इज दैट पार्ट क्लियर? ये हमारे पास इसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म है, बिकॉज कभी कभी आपको इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेटा, कोई चार मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी गई, क्वेश्चन आपसे ये पूछ गया इनमें से कौन सी मैथमेटिकल फॉर्म करेक्ट फॉर्म बनती है बेटा फॉर दी हेनरीज लॉ, राइट। ये भी आपके पास सही, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है वो इसमें ग्राफिकल पूछा जाता है। आप बेटा ये वाली इक्वेशन ले लीजिएगा, हम यहां पे मास को प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, और इस वाली इक्वेशन में हम log ऑफ m को प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ log ऑफ p, है ना। ये वेरिएबल हमारे पास है log ऑफ m, यहां पे log ऑफ p वेरिएबल है दूसरा, तो यहां पे आपका log ऑफ k जो होगा बेटा वो देखते हैं क्या आएगा। और यहां पे बेटा इन दोनों इक्वेशंस की जब हम बात करेंगे, ये इक्वेशन सीधी बनती है ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू kx, ठीक है। काइनेटिक्स में ऑलरेडी आप ये इक्वेशन देख चुके हैं, और ये इक्वेशन जो है बेटा इनफैक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में भी ये इक्वेशंस आप देख चुके हैं। अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे y इज इक्वल टू kx, तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये k जो है बेटा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्लोप, और वो स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। जो भी ये कर्व एंगल बनाएगी विद द x कोऑर्डिनेट, विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑफ x, उसको बेटा एंगल थीटा कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा दैट विल बी इक्वल टू k, राइट, एंड यू नो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। इज दिस पार्ट क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ में जहन में रखना है कि इस ग्राफ में जब मास को प्लॉट किया जाए एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। और थीटा कौन सा लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे बेटा, अगर इस इक्वेशन में यहां पे मैं 1 मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, दिस इक्वेशन विल बिकम ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। ये m आपका बनेगा स्लोप, ये x आपका बनेगा बेटा वेरिएबल, ये y आपका दूसरा वेरिएबल। आप y को प्लॉट कर रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि आप log ऑफ m को प्लॉट कर रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ log ऑफ p, राइट। जब भी आप बेटा इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल mx प्लस c वाली इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मगर यहां पे आपका एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है log ऑफ k, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ,
और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और यहां पर जो आपके पास बेटा एंगल है, दिस इज दैट एंगल थीटा, दिस इज दैट एंगल थीटा जो कि आपने कंसीडर करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से देखें, राइट, इसमें जो आपके पास इंटरसेप्ट आएगा, मैं यहां पे मेंशन करूंगा बेटा, इस ग्राफ में जो आपका इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ k, राइट, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू log ऑफ k फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट, और आपका जो स्लोप यहां पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, और इसमें आपका स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू 1, वो मैंने आपको बता दिया वो किस तरह से है, ठीक है। सो इसमें आपका स्लोप जो इंटरसेप्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, तो इस ग्राफ में आपका इंटरसेप्ट जो था बेटा दैट वाज इक्वल टू 0, मगर इसमें जो स्लोप आपके पास था दैट वाज k। इस ग्राफ में आपका स्लोप जो है दैट्स इक्वल टू 1 और आपका इंटरसेप्ट जो है दैट्स log ऑफ k। चूंकि आप इस ग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, इसलिए अब इस ग्राफ को बेटा और बताना, स्लोप कैसे 1 आ गया, इंटरसेप्ट कैसे log ऑफ k आ गया, दैट विल बी जस्ट द वेस्टेज ऑफ द टाइम। सो एनीवेज, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको बेटा हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट 1 पे पूछा जाता है। आपको सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर हेनरीज लॉ में बेटा m इज इक्वल के पी पे एक ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन m एंड p, या सीधा ही अगर हेनरीज लॉ में m को प्लॉट किया जाए एज अ फंक्शन ऑफ p, आप बताइए इस ग्राफ में इंटरसेप्ट कितना होगा, इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा, वो सारी चीजें बेटा आपको पूछी जाती हैं। लाइकवाइज अगर हेनरीज लॉ में log ऑफ m को प्लॉट किया जाए एज अ फंक्शन ऑफ log ऑफ p, आप बताइए वहां पे स्लोप क्या होगा, वहां पे इंटरसेप्ट क्या होगा। मैंने वो बात आपके सामने रख दी। मेरे 2 क्वेश्चंस बेटा यहां पे हेनरीज लॉ के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसी हेनरीज लॉ पे मेरा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द न्यूमेरिकल सॉल्विंग, राइट। अब उसमें हमारे पास बेटा पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो देखिए। solubilities number one solubilities at 2 different pressures। solubilities at 2 different pressures, fine। कभी कभी क्या होगा बेटा, आपको किसी एक प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी दी जाती है, यानी कि उसका मास दिया जाता है कितना डिसॉल्व हुआ। किसी दूसरे प्रेशर पे बेटा आपको गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, किसी एक टेंपरेचर प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी दी गई, किसी दूसरे प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी जो है बेटा उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो उस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप 2 अलग अलग प्रेशर्स की बात करेंगे तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी बेटा फॉर 2, आपको इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी फॉर 2 डिफरेंट प्रेशर्स। सो पहले प्रेशर पे इक्वेशन क्या बनेगी, m1 इज इक्वल टू k इंटू P1, और दूसरे प्रेशर पे इक्वेशन क्या बनेगी, m2 इज इक्वल टू k इंटू P2। इफ यू टेक द रेशियो ऑफ द 2 इक्वेशंस, ये आपका कैंसल आउट होगा बेटा, आपकी इक्वेशन बनेगी m1 बाई m2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2। बात समझ रहे हो। अब देखिए ये जो मास है बेटा ये एक ही गैस का है, ठीक है, एक ही गैस के मास की बात हो रही है। चूंकि मास की नंबर ऑफ मोल्स के साथ, पर्टिकुलर गैस में नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आप इस इक्वेशन को n1 बाई n2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 भी लिखते हैं। किसी भी गैस के मोल्स और उसके वॉल्यूम की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप इस इक्वेशन को V1 बाई V2 डिवाइड बाई P1 बाई P2 भी कहते हैं। तो आपको बेटा इन 3 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज कभी आपसे कहा गया हमारे पास कोई गैस है, उसका इतना मास इस प्रेशर पे डिसॉल्व हुआ, आप बताइए इस प्रेशर पे कितना मास डिसॉल्व होगा। कभी आपसे यह कहा गया हमारे पास एक गैस के इतने मोल्स इस प्रेशर पे डिसॉल्व हुए, आप बताइए इस प्रेशर पे कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे। कभी आपको यह कहा गया हमारे पास एक गैस का इतना वॉल्यूम इस प्रेशर पे डिसॉल्व हुआ, आप बताइए किसी दूसरे प्रेशर पे कितना वॉल्यूम डिसॉल्व होगा। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा। तो वो सारी इक्वेशंस मैंने आपके सामने रख दी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा इस पे पूछा जाता है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मास को नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास सारी इक्वेशंस बन जाती हैं। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा। सो दैट वाज द फर्स्ट केस, फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट जो कि हमें हेनरीज लॉ में पूछा जाएगा। उसके बाद में बेटा इसका सेकंड पार्ट कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास हेनरीज लॉ की इक्वेशन है m इज इक्वल टू kp। बात समझना, आपको इस गैस का मास पूछा जाएगा कितना डिसॉल्व हुआ एट सम प्रेशर, मगर k का वैल्यू जो है वो ग्राफिकली दिया जाएगा। बात समझ रहे हो, k का वैल्यू ग्राफिकली दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कैलकुलेट द मास ऑफ सपोज सम गैस डिसॉल्व्ड एट अ प्रेशर ऑफ एट एट प्रेशर ऑफ 0.2 atm, राइट।
0.2 atm, राइट। फिर आपको यह कहा गया बेटा, जब हमने उस गैस के लिए m को प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ p, राइट, m को प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ p, तो वहां पे ग्राफ इस तरह का था और ये एंगल आपको दिया जाएगा, सपोज दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्रीज। बात समझना। सो चूंकि मुझे मास निकालना है गैस का कितना डिसॉल्व हुआ एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm, मगर उसके लिए तो मुझे k भी चाहिए, तभी तो मास निकलेगा। अब k के लिए आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन या तो m और p का ग्राफ होगा या तो log m वर्सेस log p का ग्राफ होगा। अगर m और p के ग्राफ की बात करेंगे, ये ग्राफ में आपको पता है बेटा, ये स्लोप जो है, स्लोप किसके बराबर होता था, दैट वाज इक्वल टू k। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा दैट विल बी इक्वल टू k, विच वाज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। इस बारी थीटा है 45, सो tan ऑफ 45 आपके पास सीधा आ जाएगा 1, दैट मींस k विल बी इक्वल टू 1, सो m विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.2, तो वो आपके पास सीधा आंसर आएगा 0.2 ग्राम्स। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि आपको बेटा कभी कभी इस k का वैल्यू जो है ग्राफिकली देखना पड़ेगा, ग्राफ से निकाल के देखना पड़ेगा। बाकी अगर यहां पे कोई और एंगल इन्वॉल्व हुआ, आपको चूंकि tan के कॉमन एंगल्स पता होते हैं बेटा, tan ऑफ 60, tan ऑफ 45, tan ऑफ 90 वगैरह कितना होता है, तो यहां पे अक्सर जाके एंगल मगर 45 ही दिया जाता है। लेकिन अगर कोई और एंगल भी दिया गया, उसका tan वैल्यू जो है आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, वो tan वैल्यूज ऑलरेडी आपको पता होते हैं। लेकिन अगर कोई अनकॉमन एंगल हुआ, tan ऑफ 47, tan ऑफ 53, tan ऑफ 55, तब जाके वो वैल्यूज जो है बेटा आपको वहां पे क्वेश्चन में दिए जाते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि ग्राफिकली इस k के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह से दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ m वर्सेस p ग्राफ। यही इंफॉर्मेशन जो आपके पास है बेटा, राइट, आपको किसी गैस का मास पूछा गया कितना डिसॉल्व होगा एट सम प्रेशर, फिर से आपको k निकालना है। मगर k निकालने के लिए उसने आपको एक ग्राफ दिया था, उसने कहा था जब मैंने उस गैस में log ऑफ m को प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ log ऑफ p, राइट, तो वहां पे इस तरह का ग्राफ आ गया और यहां पे इसने इस वैल्यू को बताया सपोज 0.3, सपोज इस वैल्यू को बताया 0.3। तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटरसेप्ट, राइट, और log ऑफ m वर्सेस log ऑफ p ग्राफ में जो आपका इंटरसेप्ट था वो किसके बराबर था, दैट इंटरसेप्ट वाज बेसिकली इक्वल टू log ऑफ k, राइट, यानी कि आपका log ऑफ k जो है वो 0.3 के बराबर है। अब मसला यह है, क्योंकि मुझे मास ऑफ गैस डिसॉल्व निकालना है एट सम प्रेशर, तो उस प्रेशर पे मगर मुझे k पता होना चाहिए, और वो k जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राफिकल फॉर्म में थी, और मुझे log ऑफ k का वैल्यू दिया गया था विच वाज 0.3। अब अगर log ऑफ k का वैल्यू 0.3 है बेटा, राइट, आपको पता है कि जब हमें log ऑफ सम टर्म पता होती है तो उसको निकालने के लिए या तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, मगर मैं कभी उसको एडवोकेट नहीं करता हूं क्योंकि एंटी लॉग निकालना आपके लिए बड़ी परेशानी बनती है। तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ लॉग ही कैसे देखते हैं, आपको बस ये दिखना है कि log ऑफ विच टर्म इज 0.3, you know, log of 2 is 0.301, isn't that? So log of 2 is 0.301, that simply means k जो होना चाहिए बेटा that should be equal to 2। once you know k is equal to, यहां पे सब्स्टिट्यूट करके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करके अपना मास इन ग्राम्स जो है उसको निकाल सकते हैं कितना आपका गैस डिसॉल्व हुआ। बात समझ आ रही है? इट वाज जस्ट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडे। इंशाल्लाह कल इसकी स्टेटमेंट सेकंड के साथ साथ बेटा हम इसकी सारी न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे, एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।